सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरली आज के सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि फाइनल एग्जाम के लिए अगर आप इस चैप्टर में से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक मस्ट प्रिपेयर करने ही चाहिए, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो एग्जामिनर कभी भी मिस आउट नहीं करता। ये वो टॉपिक है जो प्रीवियस पास्ट 10 ईयर से आ रहे हैं और नेक्स्ट 10 ईयर में भी पूछे जाएंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस किया है तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। क्योंकि ये आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है तो हम ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको वो टॉपिक्स बताएंगे, वो क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हर बार एग्जाम में आते हैं, जिनको छोड़ना कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता। आपका एग्जामिनर कोई भी हो, किसी भी लेवल का एग्जाम सेट करे, ये वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में टोटल 6 से 7 टॉपिक हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तब तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारे ही टॉपिक्स प्रिपेयर करो, लेकिन अगर आप 85, 90, 90 प्लस तक स्कोर करना चाहते हो तो आप केवल ये वाले टॉपिक्स कर लो जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज सफिशिएंट। तो टोटल टॉपिक्स हमारे पास हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, domestic product at market price and at factor cost, aggregate related to national income, nominal and real GDP, GDP and welfare, last but not the least methods to calculate national income। तो टोटल 7 to 8 टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको ये सारे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर के लिए अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हो ना तो आपको ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम एंड फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। आपको ना इनका डिफरेंस अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनका डिफरेंस अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ना क्वेश्चंस आएंगे, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मीनिंग नहीं आएगा, क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट को रीड करके आपको पता लगाना होगा वेदर द अबव स्टेटमेंट इज काउंटेड अंडर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम एंड व्हाई। यानी आपको एक एग्जांपल दी जाएगी जिसको रीड करके आपको पता लगाना होगा कि क्या हम इस एग्जांपल को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली नेशनल इनकम के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एग्जांपल दी होगी, एग्जांपल को रीड करके आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, यस और नो विद रीजन। आपको रीजन भी देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि एग्जाम में ना आपको एक एग्जांपल दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा बताओ ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। सो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं हम इसकी प्रैक्टिस आपको साथ साथ करवा देते हैं। अगर आपको टॉपिक्स समझ आते हैं तो सही है, नहीं समझ आते तो भाई अभी भी टाइम है, वीडियोस डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनका लिंक जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है विल द फॉलोइंग बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी और उन एग्जांपल्स को रीड करके आपको पता लगाना है कि क्या ये एग्जांपल्स
डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में इंक्लूड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी? अगर की जाएंगी तो क्यों, अगर नहीं की जाएंगी तो क्यों नहीं की जाएंगी? दोनों का रीजन देना है। अगर आपने रीजन नहीं दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही है। डोमेस्टिक इनकम यानी इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जबकि नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली दोज फैक्टर इनकम्स which are earned by the normal resident of a country, whether within the domestic territory or outside the domestic territory. So कंप्लीट डिटेल में आपको नहीं बताने वाला, उसके लिए आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन, ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। क्या ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, क्या इसको डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में काउंट किया जाएगा? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं की जाती। ट्रांसफर इनकम आपको पता है वो इनकम होती है जो फ्री फंड में आराम से फ्री बैठे रहो फिर भी मिल जाती है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। और फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो मेहनत के पैसे होते हैं, जो मेहनत करने के बाद मिलते हैं, जिसको हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो क्योंकि ये ओल्ड एज पेंशन है, गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दी जाती है बुजुर्ग लोगों को, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के बीच में अगर आपको डिफरेंस अच्छे से पता है ना, तो आप इस तरह के आंसर्स इजीली एग्जाम में दे सकते हो। वन मोर क्वेश्चन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या इसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? क्योंकि ये अब्रॉड की इनकम है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां पर ही इसका रीजन लिख रखा है। डोमेस्टिक इनकम में हम सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम को इंक्लूड करते हैं, अब्रॉड की इनकम को नहीं। सो इट इज अ फैक्टर इनकम बट फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम तो है, मेहनत का पैसा तो है, लेकिन अब्रॉड से आया है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं है, इसलिए डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। थर्ड, सैलरीज ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडियन रेजिडेंट्स हैं, इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में रशियन एम्बेसी जो है ना वहां पर वो काम करते हैं, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? तो इसका आंसर है यस। रीजन, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। भाई विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम विद इन इंडिया है ना, तो काउंट की जाएगी। अब रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, वर्कर्स भी इंडियन है, काम भी इंडिया में हो रहा है, सैलरी भी इंडिया में मिल रही है, सब कुछ इंडिया में है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया, तो काउंट किया जाएगा। फोर्थ, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया में एक कंपनी है लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं है, जैसे कोका कोला इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन इंडिया में उसका बिजनेस चल रहा है, तो कोका कोला का जो ब्रांच इंडिया में है उसका प्रॉफिट डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? ऑब्वियसली यस। मैंने अभी कहा डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम विद इन इंडिया है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट ने अर्न की हो चाहे रेजिडेंट ने अर्न की हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, उसको डोमेस्टिक इनकम में काउंट किया जाता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच इन इंडिया, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में काउंट होगा? ऑब्वियसली यस। इसकी एग्जांपल मैंने अभी दी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक बट इट्स ब्रांच इज इन इंडिया, ब्रांच इंडिया में है, तो इंडिया में है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो काउंट होगा। स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है, स्कॉलरशिप तो फ्री में मिलती है, इसका मतलब ये ट्रांसफर इनकम है, तो ट्रांसफर इनकम तो डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल हो, किसी भी इनकम में काउंट नहीं होता, तो आंसर आना चाहिए नो। प्रॉफिट्स अर्न्ड
by a resident of India from his company in Singapore. इंडियन रेजिडेंट है, उसकी कंपनी सिंगापुर में है. सिंगापुर तो इंडिया में नहीं है ना, मतलब ये इंडिया से बाहर चला गया. जो चीज इंडिया से बाहर चली गई वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी. तो इसका मतलब इसके इनकम को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉरेन है, अब्रॉड की इनकम है. हाँ, अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर, वेदर दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ऑब्वियसली यस, हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे लेकिन डोमेस्टिक में नहीं. नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, वेदर इट इज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. यानी जो भी पैसा इंडिया के बंदे ने कमाया है इंडिया में रहते हुए चाहे किसी और कंट्री में रहते हुए, वो नेशनल इनकम में आता है. लेकिन अभी हमने यहां पर नो लिखा है, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम पूछा गया था, तो सिंगापुर डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है इसलिए नहीं काउंट होगा. सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, सेम अभी एग्जांपल हमने की थी. यहां पर रशिया एम्बेसी था, यहां पर अमेरिकन एम्बेसी है, तो इसका आंसर भी यस होगा. इसको भी हम काउंट करेंगे. इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये एग्जांपल्स आप एज अ होमवर्क जरूर ट्राई करो. इसमें से कुछ जो डिफिकल्ट वाली है वो मैं आपको करवा देता हूं. जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्या हम इसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि सिंपल है, डिबेंचर्स का मतलब होता है लोन प्रोवाइड करना. तो अगर मैंने आपको लोन दिया है, उधार दिया है, तो उसके ऊपर आप मेरे को इंटरेस्ट दोगे ना, तो ये मेरी ट्रांसफर इनकम नहीं है, फैक्टर इनकम है. मैंने आपको उधार दिया है, मैंने अपनी मनी सेक्रीफाइस की है, मैंने आपको सर्विसेज दी हैं जिसके बदले में आप मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हो. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज एन इनकम, इट इज अ फैक्टर इनकम, सो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा. ओल्ड एज पेंशन, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है. इसके अलावा क्या डिविडेंड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताना. नेक्स्ट, इसमें से हम ये ट्राई करते हैं, फ्री राशन टू डिफेंस पर्सोनल. अब आपको पता है कि जो डिफेंस पर्सोनल होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, उनकी फैमिली को फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है. क्या ये नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा? ऑब्वियसली यस, क्योंकि ये पेमेंट इन काइंड है. आपको याद होगा इनकम मेथड में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय आता था. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड, तो ये पेमेंट इन काइंड है, तो ये फैक्टर इनकम में इंक्लूड किया जाएगा. इसके अलावा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, आप अपने घर में रह रहे हो, क्या उस घर का रेंट नेशनल इनकम में काउंट होता है? ऑब्वियसली यस. इंप्यूटेड रेंट मतलब अनुमानित अनुमानित किराया जो आप अपने घर का पे कर सकते हो, चाहे आपने उसको रेंट पे नहीं लिया है, आपका खुद का घर है, फिर भी हम उसको काउंट करते हैं क्योंकि ये एक वैल्यू ऐड करता है इकोनॉमी में, इसलिए हम इसको काउंट करते हैं. इसके अलावा रेंट फ्रॉम बिल्डिंग रेंटेड आउट टू द फॉरेन एम्बेसी, आपने अपनी एक बिल्डिंग किराए पर दे रखी है, क्या वो काउंट किया जाएगा नेशनल इनकम में? ऑब्वियसली यस. कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जितनी ज्यादा एग्जांपल्स आप ट्राई करोगे ना उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी. तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में जरूर बताना ताकि हम चेक कर सकें, और अगर आपका आंसर सही होगा तो हम आपके कमेंट को लाइक भी कर सकें. अच्छा, ये तो था फर्स्ट टॉपिक. अगर आपको 2 मार्क्स अपने पक्के करने हैं तो आपको डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस अच्छे से करना है. अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं 2 नंबर वाले एक और टॉपिक की. सेकंड टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है अगेन टू गेट 2 मार्क्स, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में ना डिफरेंस क्या, आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. जीडीपी और वेलफेयर का टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है.
हालांकि ये सारे टॉपिक्स हम करवा चुके हैं, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर एक बार रीड आउट कर लेना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही है। जब हम एक इकोनॉमी की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर प्राइस, अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट प्राइस, तो उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि ये एक इकोनॉमी की एक्चुअल जीडीपी को प्रेजेंट करता है। नॉमिनल जीडीपी सिर्फ नाम की जीडीपी होती है। जब हम एक इकोनॉमी की जीडीपी अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये जीडीपी एक्चुअल जीडीपी नहीं होती, क्योंकि यहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इफेक्ट्स होते हैं। मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी जीडीपी बढ़ जाती है। अगर इकोनॉमी में किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो हमारी जीडीपी कम हो जाती है। यानी ये सिर्फ नाम की जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, ये एक्चुअल जीडीपी नहीं है। हमें एवरेज जो रिजल्ट्स होते हैं वो पता नहीं चलते। अच्छा, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, गिवन नॉमिनल जीडीपी हाउ कैन वी फाइंड रियल जीडीपी। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है तो क्या आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग लिखना होगा। मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हो? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको इस तरह के क्वेश्चन में लिखना है। जीडीपी प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दी हो तो क्या आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो? ऑब्वियसली यस। हमें प्राइस इंडेक्स, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और मल्टीप्लाई 100, इस फॉर्मूला को याद करना है। क्या अब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। अब रियल जीडीपी आपने कैलकुलेट करनी है, नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखी है, तो ठीक है, प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू के इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3-3 4-4 फॉर्मूला लर्न करके जाते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, वो ये है। इसकी हेल्प से आपको एग्जाम में चाहे नॉमिनल जीडीपी दी हो चाहे रियल जीडीपी दी हो, आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। नॉमिनल दे रखी है, रियल कैलकुलेट करनी है, ये रहा फॉर्मूला। रियल दे रखी है, नॉमिनल कैलकुलेट करनी है, तो उसका भी फॉर्मूला आप ऐसे ही डिराइव कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आपको यहां पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना है, उसकी हेल्प से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस। ऐसे ही आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन करंट जीडीपी एंड कांस्टेंट जीडीपी। अब यहां पर रियल और नॉमिनल नहीं पूछा, लेकिन आपको पता चल ही जाएगा। करंट जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी और कांस्टेंट जीडीपी मतलब रियल जीडीपी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच ऑफ दिस इज द बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। दोनों में से अच्छा वेलफेयर कौन शो करता है? ऑब्वियसली रियल जीडीपी। व्हाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल जीडीपी।
रियल जीडीपी एक्चुअल जीडीपी होती है जो कांस्टेंट प्राइस को बेस मानते हुए एक इकोनॉमी की जीडीपी को कैलकुलेट करती है, और इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इफेक्ट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए रियल जीडीपी, करंट जीडीपी बेस्ट जीडीपी होती है, वेलफेयर को रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर की। अब इसके ऊपर बेस्ड भी आपको क्वेश्चन जो है 3 अलग अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं। तीनों फॉर्मेशन मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि भाई एग्जाम में ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। जो जीडीपी है वो हमें क्लियर इंडिकेट नहीं शो करती हमारी वेलफेयर का। भाई जीडीपी तो ग्रोथ शो करती है ना, वेलफेयर शो नहीं करती। क्या ये सही है? समटाइम्स जब एक इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब सिंपल है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता, हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। सो यहां पर आपको वही कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पर बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है, प्रोडक्ट्स के बदले में प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। इन दिस सिचुएशन जीडीपी तो हो रही है, प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में आते हैं इसलिए उनकी मॉनेटरी वैल्यू पता नहीं चल पाती और वो वेलफेयर को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स आपको देनी पड़ेंगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक्सटर्नैलिटीज, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स in the economy. Do you agree with the given statement? Give valid reason in support of your answer. अगर एक इकोनॉमी की जीडीपी ज्यादा होती है तो इसका मतलब वहां पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी ज्यादा होगी। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो इसका आंसर अगेन है नो, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि एक इकोनॉमी की अगर जीडीपी ज्यादा है तो वहां पर वेलफेयर एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां पर गुड्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक इकोनॉमी में डिफेंस गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हूं, और डिफेंस गुड्स सभी के लिए तो अवेलेबल नहीं होती हैं, वो तो सिर्फ आर्मी के लिए अवेलेबल होती है, सोशल सिस्टम जो होता है सिक्योरिटीज के लिए अवेलेबल होती है। तो कई बार एक इकोनॉमी की जीडीपी तो बढ़ रही होती है लेकिन वेलफेयर में उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही होती है। तो यहां पर भी आपको वो चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। इसके अलावा आपको चारों में से कोई एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन हाउ non-monetary transactions affects the GDP and welfare of an economy. Explain how externalities affects GDP and welfare of an economy. Externalities आपको पता है, किसी भी चीज का गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने से हमारी इकोनॉमी की जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन उसका बैड इंपैक्ट भी होगा। गुड इंपैक्ट होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन बैड इंपैक्ट क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, वेलफेयर नहीं होगा। हर चीज के गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट होते हैं और उसका इफेक्ट जीडीपी और वेलफेयर के ऊपर जाता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की, तो थर्ड टॉपिक आपको पता ही है, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसमें 3 मेथड्स आते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन हमने जो एग्जाम्स प्रीवियस टर्म्स के एनालाइज किए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड अच्छे से प्रिपेयर करना है। वैल्यू एडेड मेथड के कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, किस तरह प्रिपेयर करने हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, किस तरह प्रिपेयर करने हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये भी प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये थर्ड टॉपिक सबसे ज्यादा मार्क्स का है। 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को पूछा जाएगा। अगर आप इनको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड जरूर ट्राई करिएगा। वैल्यू एडेड मेथड तीनों हमने करवा रखे हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। अगर कंक्लूड करें तो आपको फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस अच्छे से करना है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी होता क्या है, इनके फॉर्मूलाज, जीडीपी एंड वेलफेयर अच्छे से करना है।
मेथड्स ये आपको दोनों अच्छे से करने हैं, किस तरह करने हैं वो हम आने वाले सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।